दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। विराज से बदला और सेंधव अस्त्र। उच्चतल से निम्नतल जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। इस खबर ने आकर्ष को चिंता में डाल दिया था। वह चिंतित कैसे नहीं होता जब निम्नतल में उसका पूरा परिवार बैठा था। जब भी वह किसी को बचाने की कोशिश करता तो उसका दूसरा परिवार वाला मुसीबत में फंस जाता। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता था कि उसका आधा जीवन तो परिवार वालों को बचाने में ही निकल गया था। यहाँ दिया को बचाने आया तो वहाँ निम्नतल में उसका बेटा, उसकी पत्नी और उसके माता पिता मुसीबत में फंस गए। लोगों की बातें सुनने के बाद उसे यह भी पता चला कि द्वार के बंद होने का कारण क्या है। यह जानकर कि असुर लोक से असुर भी निम्नतल में आए होंगे, आकर्ष और ज्यादा परेशान होने लगा। वह शहर से निकला और एक एक करके उन सभी द्वारों के पास जाने लगा जहां से निम्नतल में जाया जा सकता था। उसने प्रत्येक द्वार से कोशिश की, लेकिन सब के सब द्वार बंद हो चुके थे। वरिष्ठ पिनाक, क्या निम्नतल में जाने का कोई और तरीका नहीं है? आकर्ष ने चिंतित स्वर में वरिष्ठ पिनाक से पूछा। तरीका है, लेकिन इसके लिए आपके ऊर्जा स्तर का शैल मंडल के 9वें स्तर में होना जरूरी है। केवल तभी आपकी सूर्य ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि आप अपने प्रहार से दोनों तलों के बीच एक नया रास्ता बना सकते हैं। यह बस एक अर्ध आयाम है, तो आपकी ताकत के साथ इसे तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वरिष्ठ पिनाक ने जवाब दिया। शैल मंडल का 9वां स्तर? यह तो अभी आकर्ष की पहुंच से बहुत दूर था। अभी उसने शैल मंडल में प्रवेश भी नहीं किया था, फिर 9वें स्तर तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात थी। मैं समझ पा रहा हूं कि आप अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। लेकिन क्या चिंतित होना समस्या का समाधान हो सकता है? आकर्ष को इतना ज्यादा चिंता करते देख वरिष्ठ पिनाक ने उसे समझाया। तब कहीं जाकर आकर्ष का मन थोड़ा शांत होगा। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए वह वापस से कालगढ़ शहर में लौट आया। 1 महीने का समय बीत चुका था। इस दौरान पूरे उच्चतल में यह खबर फैल चुकी थी कि निम्नतल में असुर आ चुके हैं और वह कभी भी उच्चतल में आ सकते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें थीं, उन सभी ने बड़ी मात्रा में संसाधन खरीदने शुरू कर दिए। अगर वाकई असुर वहां पर आ गए तो उनका पहला निशाना यह बड़ी ताकतें ही होने वाली थी। आकर्ष ने भी इस 1 महीने के दौरान उस प्रत्येक तरीके का इस्तेमाल करके देख लिया जहां से वह निम्नतल में जा सकता था। लेकिन एक भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिर में वह शहर में मौजूद एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गया और लोगों की बातें सुनने लगा। वह उम्मीद कर रहा था कि वहां पर उसे कोई काम की खबर सुनने को मिल जाए। आज शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि थोड़ी देर में उसे एक काम की खबर सुनने को मिल गई। खबर यह थी कि कालक्षेत्र गुरुकुल का एल्डर विराज भी कालगढ़ शहर में आया हुआ था। वह वहां पर अपने गुरुकुल के लिए संसाधन इकट्ठा कर रहा था। उसके साथ उसकी सुरक्षा के लिए एक और एल्डर भी आया हुआ था, जो ताकत के मामले में उससे थोड़ा शक्तिशाली था। यह खबर सुनते ही आकर्ष चुपचाप रेस्टोरेंट से बाहर निकला और विराज के ठिकाने का पता लगाने लगा। यह विराज वही व्यक्ति था जिसने उसे निम्नतल में घायल किया था और उसके पास से सेंधव अस्त्र लेकर गया था। सेंधव अस्त्र न सिर्फ शैतानी योद्धाओं पर बल्कि असुरों पर भी वैसा ही प्रभाव दिखाता था। अब जब मानव दानव महायुद्ध के होने की संभावना बढ़ चुकी थी, तो इसमें यह सेंधव अस्त्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। आकर्ष को आज भी अच्छे से याद था कि विराज ने किस तरह से उसे जान से मारने की कोशिश की थी। आकर्ष को अब बदला चाहिए था।
लोगों की बातें सुनने के बाद उसे पता चला था कि विराज की वर्तमान ताकत शैल मंडल के तीसरे स्तर में है। इस मंडल का योद्धा आकर्ष के लिए इतना बड़ा खतरा भी नहीं था कि आकर्ष उस पर प्रहार करने से संकोच करें। अपनी चूड़ा गिद्ध की आंख के साथ उसे विराज को ढूंढने में सिर्फ 1 घंटा लगा। विराज इस समय उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। एक बार के लिए तो उसका मन किया कि अभी विराज को खत्म कर दे, लेकिन ठीक उसी समय पर वरिष्ठ पिनाक ने उसे रोक लिया। यह विराज अकेला नहीं है, इसके साथ एक एल्डर भी है जो शैल मंडल के 5वें स्तर का योद्धा है। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है। अगर इस समय आपने विराज पर प्रहार किया तो शायद विराज को जख्मी कर दे, मगर उसे मार नहीं पाएंगे। उल्टा उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाने से पहले वो एल्डर आप पर प्रहार कर देगा। इसलिए थोड़ी देर रुक जाइए। जब दोनों के बीच पर्याप्त दूरी हो जाएगी तब उस पर प्रहार करें, वरिष्ठ पिनाक ने कहा। शैल मंडल के 5वें स्तर का योद्धा। आकर्ष को ज्यादा आश्चर्य तो नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक संकोच जरूर आ चुका था। वरिष्ठ पिनाक की सलाह के अनुसार वह वहीं पर खड़े होकर सही मौके का इंतजार करने लगा। लगभग 3 घंटे तक विराज पर नजर रखने के बाद आखिरकार उसे एक मौका मिल गया। विराज और वह एल्डर दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर संसाधन इकट्ठा करने लगे। जितने भी ऐसे योद्धा थे जो किसी ताकत से संबंध नहीं रख रहे थे, विराज और वह दूसरा एल्डर उन्हीं से सामान खरीद रहे थे, वह भी दुगनी कीमत पर। नहीं, अभी मेरे पास अच्छा मौका तो है, लेकिन अगर इस समय विराज पर प्रहार किया तो उस एल्डर को पता चल जाएगा और वह मुझ तक पहुंच जाएगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे विराज खुद अपनी इच्छा से उस एल्डर से दूर जाए। आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। वो सोच ही रहा था कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे विराज को दूर ले जाया जा सके, तभी उसने कुछ देखा। उसने देखा कि संसाधन हासिल करने के लिए विराज ने एक योद्धा को मार डाला है। संसाधन। अचानक से उसे एक योजना सूझी। वह धीरे धीरे विराज की तरफ बढ़ने लगा। विराज ने भी आकर्ष को दूर से आते देख लिया था, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके हिसाब से आकर्ष सिर्फ नवमंडल के पहले स्तर का योद्धा था। इस स्तर का योद्धा उसके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं हो सकता था। अब वैसे तो आकर्ष ने विराज को बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन जब उसने देखा कि विराज का ध्यान उस पर है तो उसने ऐसा दिखाया जैसे अभी तक उसने विराज पर ध्यान नहीं दिया है। यह देखकर विराज के मन में भी आकर्ष के प्रति जो संदेह था वह पूरी तरह से खत्म हो गया। उसे भी लगा कि आकर्ष कोई सामान्य योद्धा है जो अपने किसी काम से वहां से जा रहा है। जैसे ही दोनों पूरी तरह से अलग होने वाले थे, अचानक से आकर्ष ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कुछ पकड़ने का दिखावा किया। उसने जानबूझकर इस तरह से अपना हाथ उठाया ताकि विराज का ध्यान उस पर आए, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। विराज का ध्यान उसकी तरफ आ गया। क्या? परम श्रेणी का अस्त्र? आकर्ष ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा। उसने अपनी आवाज वैसे तो बहुत धीमी रखी थी, लेकिन क्योंकि विराज उससे ज्यादा दूरी पर नहीं था तो उसके बोलने के कारण विराज ने उसके शब्दों को सुन लिया। परम श्रेणी का अस्त्र? विराज को यह तो पता नहीं था कि उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा योद्धा किससे बात कर रहा था, लेकिन इस बात को लेकर वो पूरी तरह से सुनिश्चित था कि उसने कुछ गलत नहीं सुना है। एक परम श्रेणी का अस्त्र क्या महत्व रखता था यह विराज बहुत अच्छे से जानता था। तुरंत ही उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वो सोचने लगा कि अगर यह अस्त्र उसने अपने पिता को दे दिया जो कि कालक्षेत्र गुरुकुल के एक रक्षक एल्डर है, तो उसके पिता की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। आप संसाधन इकट्ठा कीजिए,
मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बस उसे पूरा करके आता हूँ। विराज ने जल्दी से ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर अपने साथ आए उस दूसरे एल्डर को सूचित किया। असल में उसके साथ आया एल्डर उसके गुरुकुल के एक दूसरे रक्षक एल्डर का व्यक्ति था। उसे डर था कि अगर उसके साथ आया एल्डर को पता चला कि वह परम श्रेणी के अस्त्र को लेने जा रहा है तो कहीं वह उसे अस्त्र को हथियाने की कोशिश ना करें। इधर आकर्ष भी समझ चुका था कि विराज ने उसके शब्द सुन लिए हैं, तो उसने जल्द से जल्द वहां से निकलने की कोशिश की। वह जानता था कि विराज उसका पीछा करेगा, क्योंकि उसने लालच ही ऐसा दिया था। और हुआ भी वही। आकर्ष को वहां से जाते देख विराज भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। इधर उस एल्डर को जैसे ही संदेश प्राप्त हुआ, वह थोड़ा सा डर गया। डर उसे इस बात का लग रहा था कि अगर विराज को कुछ हो गया तो विराज के पिता उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे तो विराज तीसरे स्तर का योद्धा था, लेकिन यह जगह ऐसी नहीं थी जहां पर कोई किसी को खत्म करने से पहले दोबारा सोचे। उस एल्डर ने संसाधन इकट्ठा करने का काम छोड़ा और जल्दी से विराज के पास पहुंचने की कोशिश की, मगर अफसोस उसे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। जब तक वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर विराज था, विराज वहां से गायब हो चुका था। उस एल्डर को कोई भी अंदाजा नहीं था कि विराज किस दिशा में गया है। चिंता में उसने पश्चिम दिशा में खोज शुरू की। यही उसकी गलती थी। जिस दिशा में वह विराज को खोज रहा था, विराज बिल्कुल उसकी उल्टी दिशा में गया था। इधर आकर्ष ने जब देखा कि विराज उसका पीछा कर रहा है तो उसने अपनी रफ्तार थोड़ी सी तेज कर दी और शहर से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद भी वह सीधी दिशा में नहीं गया, बल्कि बार बार दिशा बदलता रहा और जब वह शहर से 10,000 मील दूर आ गया तब जाकर वह रुका। वैंग यहाँ पर उसने तुरंत अपनी सारी दिव्य योग्यताओं को एक एक करके सक्रिय करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उसे जल्द से जल्द विराज को खत्म करके यहाँ से निकलना था। विराज को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा योद्धा आकर्ष है और वो उससे ज्यादा शक्तिशाली है। जब तक विराज को कुछ समझ आता, बहुत देर हो चुकी थी। अपनी तेज रफ्तार के साथ आकर्ष एकदम से विराज की तरफ बढ़ा और उसने 1000 तंत्र अभिलेख वाली तलवार से विराज के पैरों पर वार कर दिया। विराज को इस प्रहार की कोई भी उम्मीद नहीं थी। परिणाम स्वरूप वह उस प्रहार के चपेट में आ गया और उसका पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आकर्ष चाहता तो यहाँ पर आसानी से विराज को खत्म कर सकता था, लेकिन उसने इतनी जल्दी खत्म करना सही नहीं समझा। आखिरकार दुश्मन को तड़पाना भी तो था। जख्मी होने के कारण विराज दर्द से चिल्ला उठा। इसी का फायदा उठाकर आकर्ष ने दूसरा प्रहार कर दिया। यह प्रहार उसने विराज के कंधों पर किया था। तलवार सीधी आसमान से जमीन की तरफ बढ़ी। प्रहार इतना तेज और ताकत से किया गया था कि तलवार उसके कंधे को चीरते हुए पीछे गुर्दे के पास से बाहर निकल गई। बस यहीं पर विराज कमजोर पड़ गया। वह अधमरा हो चुका था कि अब भाग भी नहीं सकता था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया था। पूरे जीवन में यह पहली बार था जब किसी ने उसे इस तरह से जख्मी किया था। कौन हो तुम? विराज ने कांपती हुई आवाज में पूछा। थर्ड। लेकिन आकर्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि अगला प्रहार हुआ। उसने जोर से विराज के पैर पर अपना पैर रखा। जहां पर उसने अपना पैर रखा था वहां पर उसने विराज को जख्मी भी किया था, जिस कारण विराज का दर्द और ज्यादा बढ़ गया। आह! विराज दर्द में और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। कुछ याद है? आकर्ष ने कर्कश आवाज में विराज से पूछा। इतना कहकर उसने अपने चेहरे को बदलना शुरू किया और अपने वास्तविक रूप में आ गया।
विराज को अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं था कि आकर्ष कौन है। लेकिन जब उसने आकर्ष के वास्तविक चेहरे को देखा, तब उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। तुम डॉट? विराज ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मैं डॉट। क्यों डॉट? उम्मीद नहीं की थी ना कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। अब महसूस हो रहा है कि उस समय मुझे कैसा लग रहा था। उस समय तुम्हारे पास ताकत थी, इसलिए तुम अपनी मनमर्जी चला रहे थे। आज स्थिति बदल गई है। अब मेरे पास ताकत है। तो कहाँ से शुरू करें? आकर्ष ने विराज के जख्मों पर दबाव देते हुए कहा। आह! पहले तो विराज दर्द से चिल्ला उठा, पर फिर उसने अपने प्रतिक्रिया देना थोड़ा कम किया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरे पिता के बारे में अभी तक तुझे कोई अंदाजा डॉट? इससे पहले कि विराज अपनी बात पूरी कर पाता, आकर्ष ने अपनी जादुई अंगूठी में से एक खंजर निकाला और विराज के दूसरे कंधे में भोंक दिया। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे पिता कौन है और तुम कौन हो, पर तुम्हारी पहचान आज तुम्हें बचाने नहीं वाली। तुम्हारी वजह से मेरी सारी हड्डियां टूटी थी। मैंने तो अभी सिर्फ शुरुआत की है। इतना कहकर आकर्ष ने विराज के हाथ को पकड़ा और कोहनी के पास से उसकी हड्डियां तोड़ दी। आह! दर्द के मारे विराज एक बार फिर चिल्ला उठा, लेकिन वहां उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। हर गुजरते समय के साथ उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। आकर्ष ने लगभग आधे घंटे तक उसे तड़पाया। आखिर में जब विराज ने अपना दम तोड़ा, उस समय उसके शरीर से उसकी आंखें अलग थी। दोनों हाथ 3 जगह से कटे हुए थे। पैरों को भी जगह जगह से काट दिया गया था। पेट की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि हर हड्डी को तोड़ा गया था। उसके शरीर को देखकर किसी को भी घृणा हो सकती थी। उसकी स्थिति देखकर कोई भी बता सकता था कि मरने से पहले वह कितना ज्यादा तड़पा होगा। विराज का काम तमाम करने के बाद आकर्ष का गुस्सा कुछ कम हुआ। उसने विराज के कटे हुए पंजे को लिया और उससे उसकी जादुई अंगूठी अलग की। उसे देखना था कि क्या उसका सिंधव अस्त्र अभी भी विराज के पास था या नहीं। वैसे तो इसकी संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी आकर्ष एक बार तलाशी करना चाहता था। जैसे ही उसने जादुई अंगूठी पर नियंत्रण स्थापित करके अंदर के क्षेत्र का निरीक्षण किया, तो एक बार के लिए तो वह हैरान रह गया। उसकी जादुई अंगूठी में इतना सारा सामान था कि इतना सामान आज तक उसे किसी और की जादुई अंगूठी से नहीं मिला था। आकर्ष इतने सारे सामान को देखकर हैरान तो था, लेकिन उसे किसी भी तरह की कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसकी नजरें तो इस समय अपने सिंधव अस्त्र को ढूंढ रही थी। थोड़ी ही देर में उसकी आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने देखा कि जादुई अंगूठी के एक कोने में सिंधव अस्त्र भी रखा हुआ था। आकर्ष के लिए यह थोड़ा अप्रत्याशित था, क्योंकि जहां तक उसे पता था तो विराज के पास सिंधव अस्त्र होने की खबर पूरे उच्चतल में फैली हुई थी। इस स्थिति में उसका सिंधव अस्त्र उसके पिता के पास होना चाहिए था, ना कि उसके पास। शायद से विराज ने अपने पिता को मना लिया होगा। आकर्ष ने मन ही मन अनुमान लगाते हुए अपने आप से कहा। अपने काम का सामान लेने के बाद आकर्ष वहां पर एक पल के लिए भी नहीं रुका। उसने तुरंत अपना चेहरा बदला और वहां से रवाना हो गया। विराज को खत्म करने के लिए उसने अपने नाग योद्धा के रूप का भी इस्तेमाल कर लिया था। इसलिए इस समय पर उसे पता था कि विराज के पिता तक यह खबर पहुंच चुकी होगी और उन्हें यह भी पता चल चुका होगा कि निम्नतल वाला आकर्ष और उच्चतल वाला आकर्ष दोनों एक ही है। जैसा आकर्ष सोच रहा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। कालक्षेत्र गुरुकुल में बैठे विराज के पिता तक थोड़ी ही देर में एक प्रकाश पुंज पहुंच गया।
यह प्रकाश पुंज थोड़ा विशेष था क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र कैद होते थे। यहाँ पर वही सब कुछ दिखाई देता था जो प्रकाश पुंज को अपने पास रखने वाला व्यक्ति देखता था। यह प्रकाश पुंज विराज के शरीर से जुड़ा हुआ था, जिस कारण से उसमें वही सारे दृश्य दिखाई दे रहे थे जो विराज ने आखिरी समय पर देखे थे। सब दृश्य देखकर विराज के पिता को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि निम्नतल में जिसके पास से सिंधव अस्त्र लिया गया था वह वाला आकर्ष और उच्चतल के अग्नि गुरुकुल में रहने वाला आकर्ष दोनों एक ही है। आकर्ष के गरुड़ पंख और उसके नाग योद्धा के रूप को देखकर साफ पता चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, विराज के पिता ने यह भी देख लिया था कि आकर्ष के पास कई सारी दिव्या योग्यताएं और साथ में 2 ऐसी तलवारें भी है जो काफी ज्यादा विशेष है। अपने बेटे की मृत्यु के कारण विराज के पिता के पास पहले से ही आकर्ष को खत्म करने का एक कारण था और अब उन दिव्य योग्यताओं और तलवारों के कारण 2 और कारण साथ में जुड़ गए थे। बदला लेने के लिए विराज के पिता गुरुकुल से रवाना हुए और सीधे कालगढ़ शहर की तरफ चल पड़े। उनकी तेज रफ्तार के साथ उनका शहर में आने में सिर्फ कुछ मिनट का समय लगा। शहर में आते ही उन्होंने सबसे पहले उस एल्डर को ढूंढा जिसको उन्होंने अपने बेटे के साथ सुरक्षा के लिए भेजा था। उन्होंने पहले उसे सबक सिखाया, उसके बाद उसे एक चित्र दिया और उस चित्र की प्रतिलिपियां बनाने को कहा। यह सारी प्रतिलिपियां शहर में मौजूद कालक्षेत्र गुरुकुल के सारे शिष्यों के पास भिजवा दी गई। पहले तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर रक्षक एल्डर ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर जब सभी को इसका कारण पता चला तो सभी के होश उड़ गए। पूरे शहर में थोड़ी ही देर में यह बात फैल गई कि किसी ने कालक्षेत्र गुरुकुल के रक्षक एल्डर बीरबल के बेटे विराज को मार दिया है। विराज के पास सिंधव अस्त्र था जो अब उस योद्धा के पास जा चुका है। इस खबर ने तो लोगों को सिर्फ हैरान किया था, लेकिन इसके बाद जो खबर फैली उसने तो सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों को पता चला कि जिसने विराज को खत्म किया है वह कोई और नहीं बल्कि आकर्ष सिंघानिया है, जो निन्नतल के सबसे शक्तिशाली महल नील महल के सम्राट का बेटा है। यह एक खबर जंगल में आग लगाने के लिए पर्याप्त थी। धीरे धीरे करके लोग इस पूरे मामले की जांच करने लगे, जिसके बाद सभी को पता चला कि लड़ाई की शुरुआत विराज की तरफ से हुई थी। आकर्ष ने बस विराज से बदला लिया। इसके बाद एक और खबर फैली जिसको सुनकर तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। जो आकर्ष नील महल के सम्राट का बेटा था, वहीं आकर्ष उच्चतल में आकर अग्नि गुरुकुल के शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। अब कोई सामान्य शिष्य होता तो बात अलग थी, लेकिन आकर्ष अग्नि गुरुकुल में कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध था। काफी जल्दी उसने अपनी ताकत में वृद्धि की थी और सबसे बड़ी शूरवीर सूची में भी अपना नाम शीर्ष 300 योद्धाओं के बीच शामिल करवाया था। अब लोग उसकी पहचान और उसके चक्रमूल को लेकर अलग अलग अनुमान लगाने लगे। कुछ का कहना था कि आकर्ष का चक्रमूल बैंगनी रंग का होना चाहिए, जो वर्तमान समय के उच्चतल में पहली बार किसी को मिला है। इतना समय हो गया था, लेकिन किसी ने भी बैंगनी रंग के चक्रमूल वाले योद्धा को नहीं देखा था। अब अगर आकर्ष 2 साल पहले योग दीप्त मंडल में था, तो सिर्फ बैंगनी रंग के चक्रमूल के साथ ही वह इतनी जल्दी शैल मंडल के योद्धाओं को हराने की क्षमता प्राप्त कर सकता था। जिस समय पर आकर्ष के बारे में इतनी सारी चर्चाएं हो रही थी, उसी समय पर रक्षक एल्डर बीरबल कालगढ़ शहर में योद्धाओं को खत्म करना शुरू कर चुका था। शहर में बैठे ऐसे जितने भी योद्धा जो शैल मंडल के 7वें स्तर या उससे ऊपर के स्तर में थे, उन सभी को उसने कीमत देकर अपनी तरफ कर लिया था ताकि वह शहर में सामान्य योद्धाओं को मार सके। बीरबल जानता था कि आकर्ष के पास एक विशेष तकनीक है जिससे वह अपने चेहरे को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए वह उन सभी योद्धाओं को निशाना बना रहा था जिनकी कद काठी आकर्ष के कद काठी से मिल रही थी।
क्योंकि आकर्ष अपना चेहरा तो बदल सकता था, लेकिन अपने शरीर का ढांचा कैसे बदलता। पूरे शरीर की हड्डियों को बदलना सिर्फ ऐसे योद्धाओं के लिए संभव था जो देवतल में जा चुके हो। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा। जितने भी योद्धाओं को कीमत देकर बीरबल ने अपने पक्ष में किया था, अब वह भी दबाव में आकर उसका साथ छोड़ने लगे थे। क्योंकि पहले उन्हें लगा था कि बीरबल बस कुछ योद्धाओं को मारेगा, लेकिन बीरबल ने 1000 से ज्यादा योद्धाओं को मार डाला था। वैसे तो शहर की जनसंख्या लाखों में थी। ऐसे में 1000 योद्धा ज्यादा महत्व नहीं रखते थे। पर समस्या यहाँ पर यह आ गई थी कि इन 1000 योद्धा में कई योद्धा ऐसे भी थे जो उनके समूह से संबंध रखते थे। कुछ तो आसपास की बड़ी ताकत के जाने माने योद्धाओं के भी रिश्तेदार थे। अब हालांकि बीरबल की पहचान के चलते वह बीरबल से तो दुश्मनी नहीं कर सकते थे, लेकिन शहर में बैठे उच्च स्तर के योद्धाओं से तो मदद मांग सकते थे। सैकड़ों की तादाद में ऐसे योद्धा जाकर उन योद्धाओं से मदद मांग रहे थे, जिस कारण उन योद्धाओं को भी परेशान होकर बीरबल को समझाना पड़ा। इस शहर में कालक्षेत्र गुरुकुल का शासन नहीं चलता था, जिस कारण से बीरबल को भी अपने पैर पीछे खींचने पड़े। आकर्ष सिंघानिया, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे बच जाओगे? यहाँ उच्चतल में तुम्हारे करीबी तो होंगे। देखता हूं जब उन पर खतरा आता है तो तुम सामने कैसे नहीं आते हो। बीरबल ने गुस्से में दांत पीसते हुए अपने आप से कहा। कौन शिकार कौन शिकारी? आकर्ष के बारे में खबर फैले हुए 1 महीना हो चुका था। अब तक तो सभी को आकर्ष की पहचान के बारे में ही पता चला था, लेकिन आज एक और खबर उसके बारे में फैलने लगी। इस खबर के अनुसार आकर्ष के पास एक परम श्रेणी का अस्त्र नहीं बल्कि 2 अस्त्र है। दूसरा अस्त्र एक तलवार है। इस नई खबर ने आकर्ष को सभी का दुश्मन बना दिया। पहले तो सिर्फ उसकी पहचान में लोग दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन अब सभी आकर्ष को निशाना बनाने के लिए तैयार हो गए थे। परम श्रेणी के सिर्फ 10 अस्त्र थे। ऐसे में किसी एक व्यक्ति के पास एक साथ 2 अस्त्र का होना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। हर कोई उसे मारकर उसके अस्त्र लेना चाहता था। चारों तरफ आकर्ष को ढूंढा जा रहा था। इस दौरान 5 ऐसे योद्धा सामने आए जो किसी भी ताकत से संबंध नहीं रखते थे। इनमें एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी, एक बुजुर्ग अवस्था की महिला, एक मध्य अवस्था का आदमी, एक 30 से 40 वर्ष का व्यक्ति और इसी उम्र की एक महिला थी। कुल मिलाकर यह 5 लोग थे जो बीरबल के साथ मिलकर आकर्ष को ढूंढ रहे थे। लेकिन जब से आकर्ष के बारे में यह खबरें फैलना शुरू हुई थी, तभी से वह सभी की आंखों के सामने से गायब हो चुका था। कहीं पर भी उससे जुड़ा कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लगभग 2 सप्ताह बाद यह खबर भी थोड़ी ठंडी पड़ने लगी। आकर्ष अभी तक सभी की आंखों के सामने होकर भी छुपा हुआ था। उसे पता था कि उसकी कद काठी के कारण उसे निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए वो अपने शरीर का ढांचा बदलकर घूम रहा था। पैरों के नीचे उसने ऐसे जूते पहन लिए थे जिनकी ऊंचाई ज्यादा थी। साथ में उसने एक बड़ा सा चोगा भी पहन लिया था, जिससे कि कोई देखकर बता ना सके कि उसकी वास्तविक ऊंचाई कितनी है। बस इसी एक तरकीब के कारण वो अभी तक बचा हुआ था। अभी के समय उसका ऊर्जा स्तर नवमंडल के दूसरे स्तर में पहुंच चुका था, लेकिन यह ताकत उसे सभी से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ दिनों बाद शहर में एक नकाबपोश व्यक्ति का जिक्र होने लगा। इस व्यक्ति ने मुख्य रूप से कागोल समूह के सदस्यों को अपना निशाना बनाना शुरू किया था। कुछ ही दिनों में इसका खौफ इतना ज्यादा फैल गया कि इस समूह के लोग बाहर आने से भी डरने लगे। पहले तो हर कोई अपने आप को इस समूह का सदस्य बताने में गर्व महसूस करता था, लेकिन अब वही लोग इस समूह के सदस्य बताने से डर रहे थे। इस व्यक्ति की पहचान के बारे में कोई भी नहीं जानता था,
लेकिन हाँ, जब भी वह कहीं आसपास होता था तो वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे तापमान अचानक से नीचे गिर गया हो। कागोल समूह के लोग अब अपने क्षेत्र से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। वह अपने समूह प्रमुख को शिकायत करने लगे, जिसके बाद उप समूह प्रमुख आगे आया और उसने सभी के सामने उस नकाबपोश व्यक्ति को चुनौती दे दी। कागोल समूह का उप प्रमुख एक मध्य अवस्था का आदमी था। वह शैल मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा था, जिस कारण उसे पूरा विश्वास था कि वह उस नकाबपोश व्यक्ति को हरा देगा। लेकिन जब मुकाबला हुआ तो स्थिति एकदम से पलट गई। जो उप प्रमुख नकाबपोश को मारना चाहता था, अब वह खुद अपने जीवन की भीख मांगने लगा। असल में यह नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि आकर्ष था। कागोल समूह के सदस्यों को वह अपना निशाना इसलिए बना रहा था क्योंकि उसे अपने चक्र मूल का रंग बदलना था। इस नई पहचान को धारण करना उसकी एक मजबूरी थी। दरअसल जब से उसके बारे में खबरें फैलना शुरू हुई थी, तब से खुद अग्नि गुरुकुल उसका दुश्मन बन चुका था। अपनी वास्तविक पहचान के साथ अब वो अग्नि गुरुकुल में नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे न सिर्फ उसकी खुद की जान को खतरा होता बल्कि दिया व उसकी बेटी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। कागोल समूह के उप प्रमुख को हराने के बाद आकर्ष ने सबसे पहले उसके चक्र मूल को अवशोषित किया। उसे यह बात अच्छे से पता थी कि उसने अगर तलवार का इस्तेमाल किया तो वह निशाना बनाया जा सकता है, इसलिए उसने चौथी मंजिल पर मिले शक्ति दंड का इस्तेमाल किया था। शक्ति दंड मूल रूप से तो एक तलवार ही था, लेकिन वरिष्ठ पिनाक ने उसके आकार और रूप को बदल दिया था। यह शक्ति दंड 6 से 7 फीट का एक लंबा डंडा था। देखने में यह साधारण लग रहा था, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। अगर इसको किसी पर ऐसे ही पटक दिया जाए तो भार के कारण ही अधिकांश योद्धाओं के प्राण निकल सकते थे। शक्ति दंड के साथ आकर्ष को एक अनोखी दिव्य योग्यता भी मिली थी, जिसका उसने अभी उप प्रमुख के साथ मुकाबला करते हुए इस्तेमाल किया था। यह दिव्य योग्यता उसकी रफ्तार को बढ़ाने में मदद करती थी। एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर प्रकट होना, यह दिव्या योग्यता उसे ऐसी विलक्षण क्षमता प्रदान कर रही थी। कौन हो तुम? पिछले काफी समय से तुम हमारे समूह के सदस्यों को निशाना बना रहे हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? उप प्रमुख जानता था कि अब हारने के बाद उसके पास जिंदा बचने का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए उसने मरने से पहले आकर्ष की पहचान का पता करने की कोशिश की। अब इतना अच्छा तो आकर्ष भी नहीं था कि आसानी से अपनी पहचान बता देता। उसने सीधा शक्ति दंड उठाया और जोर से उप प्रमुख के सिर पर प्रहार किया। बैंग! एक ही प्रहार में उप प्रमुख का सिर किसी तरबूज की भांति फूट गया। उसको खत्म करने के बाद आकर्ष ने जल्दी से उसकी जादुई अंगूठी ली और वहां से गायब हो गया। वह तो वहां से जा चुका था, लेकिन उसकी चर्चाएं अभी भी जारी थी। कुछ ही घंटे में यह खबर पूरे शहर में फैल गई और इस बार आकर्ष की जगह नकाबपोश व्यक्ति का नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। एक को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह नकाबपोश व्यक्ति और आकर्ष दोनों एक ही है। सभी को यही लग रहा था कि अपने बारे में इतनी सारी खबरें फैलने के बाद शायद आकर्ष डर गया होगा और शहर छोड़कर जा चुका होगा। इधर आकर्ष अपनी सराय में लौट चुका था। अपने कमरे में आने के बाद उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और शक्ति स्तंभ में जाकर साधना करने बैठ गया। इस बार उसने तय कर लिया था कि वह नवमंडल को पार किए बिना शक्ति स्तंभ से बाहर नहीं आएगा। समय तेजी से गुजरने लगा। 6 महीने बीत गए। इतने समय में जहां आकर्ष का नाम लोगों की जुबान पर से गायब हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश कुछ ज्यादा ही प्रसिद्ध हो गया था। 6 महीने तक अपने शक्ति स्तंभ में साधना करने के बाद आकर्ष जैसे ही सराय से बाहर निकला,
उसे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसके बाद उसका दिन बन गया। सड़क पर से जा रहे कुछ लोगों को उसने बातें करते सुना जो शैल मंडल के 9वें स्तर में पहुंचे एक योद्धा के खजाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। वैसे तो इस खजाने के बारे में काफी पहले से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन आज यह खबर फिर से सुर्खियों में इसलिए आ गई थी क्योंकि उस जगह का पता चल गया था जहां पर वह खजाना छुपा हुआ था। खजाने के बारे में सुनकर तो किसी को भी लालच आ सकता था, फिर आकर्ष क्या था। छुपकर उसने उन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया। वह लोग कुछ देर तक तो जमीन पर चलते रहे, उसके बाद आसमान में उड़ने लगे। लोगों की नजरों से बचने के लिए आकर्ष भी आसमान में आ गया, लेकिन वह उन लोगों से थोड़ी ऊंचाई पर उड़ने लगा। उसने अभी भी वही चोगा पहना हुआ था। वैसे तो लोगों के सामने आए हुए उसे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन वह जानता था कि अगर किसी ने उसके इस चोगे को देख लिया तो सभी उसे तुरंत पहचान लेंगे। और अभी के समय वह किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर तक उन लोगों का पीछा करने के बाद उसने अचानक से महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह अपनी जगह पर ही रुका और मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि वहां पर 3 लोग थे। नकाबपोश बीच में उड़ रहे व्यक्ति ने आश्चर्य से भरे स्वर में कहा, मालिक, यह भी जरूर बाकियों की तरह बहरूपिया होगा। असली नकाबपोश तो पिछले काफी समय से लोगों के सामने आया ही नहीं है। रुकिए, मैं अभी जाकर इसे सबक सिखाता हूं। वहीं पर खड़े दूसरे व्यक्ति ने कहा। आकर्ष को उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिस कारण उसके लिए अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वह लोग कौन हो सकते हैं। उसके अनुमान के मुताबिक बीच में खड़ा व्यक्ति किसी बड़े परिवार का शिष्य था। उसके पास में जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था जिसने उसे सबक सिखाने की बात कही थी, वह बीच में खड़े व्यक्ति का नौकर था। यह नौकर एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। जो आखिरी व्यक्ति वहां पर खड़ा था वह था एक मध्य अवस्था का आदमी, जो शायद से वहां पर उस शिष्य की सुरक्षा के लिए आया था। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपने मालिक से अनुमति लेने के बाद अपनी शक्तियों को जागृत किया और आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। आकर्ष का चेहरा इस समय मुखौटे से ढका हुआ था, तो कोई भी नहीं जानता था कि इस समय उसके चेहरे के भाव कैसे हैं। उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को अपनी तरफ आते देख आकर्ष ने पहले उसके ऊर्जा स्तर का पता लगाया। यह बुजुर्ग अवस्था का आदमी शैल मंडल के 3रे स्तर का योद्धा था। यह देखकर आकर्ष पूरी तरह से चिंता मुक्त हो गया। उसने तुरंत शक्ति दंड प्रकट किया, एक जोर का प्रहार उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के कंधे पर किया और फिर उसके गले को पकड़कर उसका सिर मरोड़ दिया। यह सब कुछ होने में मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगा होगा। बुजुर्ग अवस्था के आदमी की ऐसी अचानक की मृत्यु देखकर बड़े परिवार का वह शिष्य बुरी तरह से घबरा गया। वह इतना ज्यादा डर चुका था कि उसके कपड़े भीग चुके थे। लेकिन वह पसीना नहीं था, वह कुछ और ही था जो बहुत बदबूदार था। मध्य अवस्था के आदमी ने जब देखा कि बुजुर्ग अवस्था के आदमी को आकर्ष ने इतनी आसानी से मार दिया है तो उसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ गया। वह बुजुर्ग अवस्था के आदमी से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन उनके बीच ताकत का ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था, जिस कारण से उसे पता था कि अगर वह आकर्ष से मुकाबला करता भी है तो भी उसके जीतने की बिल्कुल भी संभावना नहीं होगी। वरिष्ठ, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मध्य अवस्था के आदमी ने तुरंत आकर्ष से माफी मांगी। यह देखकर वह बड़े परिवार का शिष्य चिढ़ गया। वह कुछ कहने वाला ही था, उससे पहले मध्य अवस्था के आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे चुप होने का इशारा किया। साथ में उसने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उस शिष्य से कहा, यह असली नकाबपोश है। जितनी रफ्तार से इसने प्रहार किया है उस रफ्तार से तो मैं भी प्रहार नहीं कर सकता।
शूरवीर सूची में यह जरूर शीर्ष 200 स्थानों शामिल होगा। बेहतर यही रहेगा कि इस समय आप अपना मुंह बंद रखें और इसे यहां से जाने दें। अगर इसे आपकी पहचान के बारे में पता चल गया तो यह आपको मारने में एक पल का भी संकोच नहीं करेगा। मध्य अवस्था के आदमी की यह बात सुनकर वो शिष्य वही चुप हो गया। असल में 6 महीने तक साधना करने के बाद आकर्ष के ऊर्जा स्तर ने सफलतापूर्वक शैल मंडल के पहले स्तर में प्रवेश कर लिया था। शैल मंडल में प्रवेश करने के बाद अब वो खुद किसी के भी चक्र मूल को देख सकता था। थोड़ी देर पहले उसने जिस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को खत्म किया था, उसे खत्म करने में उसे 10 सेकंड नहीं बल्कि मुश्किल से 2 सेकंड ही लगे थे। बाकी के 8 सेकंड तो उसके चक्र मूल को अवशोषित करने में खर्च हो गए थे। एल्डर महिपाल, अगर इसे ऐसे ही जाने दिया तो उस अपमान का क्या होगा जो इसने आज मेरा किया है। उस शिष्य ने अपने पीछे खड़े उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। उसकी आप चिंता मत कीजिए छोटे प्रमुख। आपने शायद देखा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यह नकाबपोश किस दिशा में जा रहा था। मेरे विचार से यह भी वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर शैल मंडल के 9वें स्तर के उस योद्धा के खजाने को छुपाया गया था। प्रमुख और सारे उप प्रमुख वहां पर पहले से ही मौजूद हैं। वहां पहुंचकर आप बस अपने पिता को इस बारे में बता दीजिए, आगे वह खुद सब कुछ देख लेंगे। उस मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। यह सुनकर उस शिष्य की आंखें चमक उठी। इस बारे में तो वह भूल ही गया था। आकर्ष अभी भी वहीं पर खड़े होकर उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। पहले उसे लग रहा था कि दोनों कोई चालाकी दिखाने की कोशिश करेंगे, पर दोनों को बिल्कुल शांत देखकर उसने भी उन्हें परेशान नहीं किया और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी 2 और लोग वहां पर प्रकट हो गए और उनमें से एक ने आकर्ष को आवाज लगाकर रोक लिया। चिराग, तुम क्या कर रहे हो? उस नए व्यक्ति ने जैसे ही आकर्ष को आवाज लगाई तो वहां पर पहले से खड़े उस शिष्य को गुस्सा आ गया। महिपाल के साथ जो शिष्य था, जिसको वह छोटा प्रमुख कहकर संबोधित कर रहा था, उसका नाम था चेतन। जबकि जो 2 नए लोग वहां पर आए थे, उनमें से एक का नाम था चिराग और दूसरे का नाम था सतपाल। सतपाल एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था, जबकि चिराग आकर्ष की ही उम्र का व्यक्ति था। महोदय, क्या आपको यह जानने में रुचि नहीं है कि आपके सामने खड़ा यह शिष्य कौन है? आपको नहीं लगता कि बिना इसकी पहचान जाने अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह आपके लिए बड़ा खतरा बन सकता है? चिराग ने चेतन की आवाज को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और आकर्ष की तरफ देखते हुए कहने लगा। चिराग की आवाज सुनकर ही आकर्ष को अंदाजा लग गया था कि दोनों पक्षों के बीच पहले से ही आपसी बैर है। महोदय, इसकी बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही बता देते हैं कि हम कौन हैं। यह हमारे छोटे प्रमुख है। इनका नाम है चेतन। यह कालगढ़ शहर के मृत्युंजय समूह के प्रमुख दुर्जन सिंह के बेटे हैं। इस डर से कि कहीं चिराग उनकी पहचान उजागर न कर दे, महिपाल ने ही सामने से अपनी पहचान उजागर कर दी। पहचान जानकर आकर्ष को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। इतने समय तक कालगढ़ शहर में रहने के बाद उसे भी वहां के अधिकांश समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। मृत्युंजय समूह के प्रमुख दुर्जन सिंह के बारे में भी उसे पता था। वह शैल मंडल के 6ठे स्तर का योद्धा था। जैसा कि चिराग ने कहा था, वाकई अगर इस समय पर महिपाल और चेतन को वहां से जाने दिया तो आगे जाकर वह दोनों उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। महोदय, हमारी आपसी दुश्मनी नहीं है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मेरे पिता को तुरंत पता चल जाएगा कि आपने मुझे खत्म किया है। इससे बेहतर है कि हम इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। आप और मैं दोनों इस मामले के बारे में भूल जाएंगे। क्या कहते हैं?
चेतन ने आकर्ष को प्रस्ताव दिया। हाँ हाँ हाँ। चेतन, तुम क्या महोदय को अपने जैसा मूर्ख समझ रहे हो? इस बात पर विश्वास कौन करेगा कि यहां से जाने के बाद तुम अपने पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे? चिराग ने चेतन पर हंसते हुए कहा। भले ही उसने चेतन को फंसाने के लिए यह सब कुछ कहा था, लेकिन उसकी बात में दम था। आकर्ष भी साफ देख पा रहा था कि चिराग चेतन से किसी प्रकार की दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है और शायद आकर्ष के जरिए चेतन को मरवाना भी चाहता है। इसलिए आकर्ष ने कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि बड़ी ही शांति से वहां पर खड़े होकर इंतजार करने लगा। इससे चेतन को लगा कि शायद आकर्ष चिराग की बातों में आ गया है, तो उसने जल्दी से प्रकृति को साक्षी मानकर यह वचन दे दिया कि वह यहां से जाने के बाद अपने पिता के सामने इस बात का कोई भी जिक्र नहीं करेगा। चलो, मान लिया कि तुम अपने पिता के सामने इस बात का कोई जिक्र नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे साथी महिपाल का क्या? इसके अलावा तुमने सिर्फ यह कहा है कि तुम अपने पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। पर अगर तुमने अपने समूह के उप प्रमुखों को इस बारे में बता दिया और फिर उन्होंने तुम्हारे पिता को इस बारे में बता दिया तो? चिराग ने फिर से चेतन को फंसाने की कोशिश की। अब की बार तो चेतन गुस्से से उबल पड़ा, लेकिन वह क्या कर सकता था? सच्चाई तो यह थी कि उसका वास्तविक इरादा ऐसा ही कुछ करने का था। अब अपनी पोल खुल जाने के कारण उसे फिर से वचन देना पड़ा और यह कहना पड़ा कि वह आज वाली घटना का किसी के भी सामने जिक्र नहीं करेगा। उसके साथ साथ महिपाल ने भी प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दिया। अब कहीं जाकर दोनों चिराग के जाल से अपने आप को बाहर निकाल पाए। चिराग दोनों की स्थिति पर हंस रहा था। यह देखने के बाद कि अब चेतन को पर्याप्त रूप से सबक मिल चुका है, चिराग ने वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन तभी आकर्ष की आवाज उसे सुनाई पड़ी, जिसके कारण उसे अपनी जगह पर ही रुकना पड़ा। इसने तो वचन दे दिया। तुम्हारा क्या? तुम वचन नहीं दोगे? आकर्ष ने कहा। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वह खुद उसमें फंस जाते हैं। चिराग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। चिराग ने जब आकर्ष की बात सुनी तो उसके चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। चिराग के पीछे जो बुजुर्ग अवस्था का आदमी खड़ा था, जिसका नाम सतपाल था, इतनी देर से वह अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसके कानों में आकर्ष के शब्द सुनाई पड़े, तुरंत से उसने अपनी आंखें खोली और कर्कश निगाहों के साथ आकर्ष को घूरने लगा। उसके देखने का नजरिया ही साफ बता रहा था कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वह शैल मंडल के चौथे स्तर का योद्धा है। आकर्ष को वरिष्ठ पिनाक की आवाज सुनाई दी। वरिष्ठ पिनाक सब कुछ देख रहे थे। जब सतपाल ने आकर्ष को घूरा तो उन्होंने तुरंत उसके ऊर्जा स्तर का निरीक्षण कर लिया और आकर्ष को उसके बारे में बता दिया। महोदय, मैं तो आपके ही पक्ष में बोल रहा था। फिर आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? चिराग ने अपने वास्तविक भावों को छुपाते हुए आकर्ष से पूछा। उसने काफी सफाई से अपने भावों को छुपाया था, लेकिन आकर्ष वह भाव पहले ही देख चुका था। तो उसे पता था कि चिराग भी कोई दूध का धुला नहीं है। उसने जवाब देते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम किसके पक्ष में हो। जितना कह रहा हूं उतना करो। आकर्ष का यह जवाब सुनकर चिराग की आंखें कत्ल के भाव से भर गई। आकर्ष भी देख पा रहा था कि चिराग इस समय क्या सोच रहा है, लेकिन उसने इसके आगे और कोई भी बात नहीं की। कई बार ज्यादा बोलना शब्दों के प्रभाव को खत्म कर देता है। अभी वाली स्थिति भी कुछ वैसी ही थी। महोदय, इस पर शक करना कुछ भी गलत नहीं है। सच कहूं तो यह गजकेसरी समूह के समूह प्रमुख का बेटा है।
इसके पिता दिग्विजय सिंह को अगर इस बारे में हल्की सी भी भनक लग गई तो वह आपको निशाना बनाने में एक पल का भी संकोच नहीं करेंगे। महिपाल ने दोनों के बीच लगी आग में घी डालने का काम किया। जो थोड़ी देर पहले चिराग कर रहा था वहीं अब महिपाल भी कर रहा था। वह भी आकर्ष की मदद लेकर चिराग और सतपाल दोनों को रास्ते से हटवाना चाहता था। बैंग! आकर्ष भला उसकी चाल कैसे नहीं समझता। वह तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा और शक्ति दंड की मदद से महिपाल पर एक जोर का प्रहार कर दिया। यह प्रहार उसने पूरी ताकत से नहीं किया था, जिस कारण से महिपाल खत्म नहीं हुआ, मगर गंभीर रूप से जख्मी जरूर हो गया और खून की उल्टियां करने लगा। सतपाल, जो कि अभी तक आकर्ष को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, जैसे ही उसने देखा कि आकर्ष ने कितनी आसानी से महिपाल को जख्मी कर दिया है, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए और वह खुद सुरक्षा की मुद्रा में आ गया। तुम दोनों को क्या अब अलग से आमंत्रण दूं? दोनों के पास दो विकल्प है, या तो वचन दो या फिर अपने प्राण। आकर्ष ने सतपाल और चिराग की तरफ देखते हुए बिल्कुल ठंडे स्वर में कहा। पहली बार सतपाल को कोई इस तरह की धमकी दे रहा था। तुरंत उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पर इससे पहले कि वह गुस्से में कोई गलत कदम उठाता, चिराग ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर कहा, एल्डर सतपाल, सिर्फ वचन देना है। उसमें भी हमें सिर्फ यह कहना है कि हम आज जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे, लेकिन यहां से निकलने के बाद हम इसको ढूंढकर इसे निशान तो बना ही सकते हैं। अभी मामला हमारे पक्ष में नहीं है, तो वचन दे दीजिए और जल्दी यहां से निकलिए। वैसे तो सतपाल इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज चिराग की बात में उसे दम लगा, तो उसने वचन दे दिया। उसके बाद चिराग ने भी वचन दे दिया। दोनों वचन देकर वहां से जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से निकल पाते, आकर्ष ने आवाज लगाते हुए कहा, रुको। यह सिर्फ एक शब्द था, पर इसमें वजन इतना ज्यादा था कि दोनों अपनी जगह पर ही रुक गए।